नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि छोटे बालक कुपोषित हैं और उनका कुपोषण का क्या कारण है, उनका क्या लक्षण है। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि छोटा बालक अत्यंत ही नाजुक होता है और कोई सा भी संक्रामक बीमारी उन्हें जल्दी से घेर लेता है। अगर वो कुपोषित होंगे तो बीमारी और भी जल्दी उनको अपने गिरफ्त में ले लेगी। तो माता पिता को पहचानना यह आवश्यक है कि क्या मेरा बालक कुपोषित है। अगर बालक कुपोषित है तो कौन सी पोषक तत्वों के कारण उनमें कुपोषण है और उसका निराकरण किस प्रकार के आहार देकर के किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि कुपोषण किसको कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कुपोषण क्या चीज़ है। जब कभी भी हमारे आहार में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की या तो बहुत अधिकता होती है अथवा कमी होती है, अर्थात उनमें असंतुलन होता है, और ये असंतुलन की स्थिति अगर दीर्घ काल तक बनी रहती है तो उसको हम कुपोषण कहते हैं। समझ गए कि जब भी कोई पोषक तत्व है, अगर वो अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाएगा या कम मात्रा में किया जाएगा और लंबे समय तक किया जाएगा तो उसको हम कुपोषण कहेंगे। अब हम समझते हैं कि कुपोषण की क्या स्थितियां हैं। मेरे दोस्तों, न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व के लोग कुपोषण के शिकार हैं। अब आप कहेंगे कैसे, उनके पास तो पैसे हैं, वो क्यों कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण का अर्थ ये है कि जब कोई भी चीज, आप कोई भी पोषक तत्व अगर अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है, अधिक मात्रा में ग्रहण किया जा रहा है और लंबे समय तक ग्रहण किया जा रहा है तो उसको हम अति पोषण कहते हैं, मतलब ओवर न्यूट्रिशन कहेंगे। और ओवर न्यूट्रिशन के कारण अति भार, जिसको हम ओवरवेट कहेंगे, बाद में ओबेसिटी, मोटापा और उससे रिलेटेड डिजीजेज जैसे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ के बालकों में और वहाँ के लोगों में अति पोषण के कारण लोग कुपोषित हैं। वे ज़्यादा तले भुने हुए भोजन जहाँ ग्रहण करते हैं, जहाँ फास्ट फूड अधिक मात्रा में खाया जाता है, जहाँ कैलोरी के अधिक कंज्यूम किया जाता है, वहाँ पर अति पोषण होना आम बात है। वहीं विटामिन डी की अधिकता, विटामिन ए की अधिकता, ये भी आपको कई सारी बीमारियों को जन्म देती है। अब रहा दूसरी स्थिति है, वो है अल्प पोषण की। अल्प पोषण किसको कहेंगे? जब व्यक्ति के आहार में किन्हीं पोषक तत्वों की कमी दीर्घकाल तक बनी रहती है तो उसको हम अल्प पोषण कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन के कारण कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मान लिया बालकों को अब कैलोरी तो दे रहे हैं मगर उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो कैलोरी होने और प्रोटीन नहीं मिलने के कारण छोटे बालकों में, जिनकी उम्र 1 से 4 साल तक होती है, उसको क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बालक के आहार में कैलोरी की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है तो उनको मेरास्मस नामक रोग हो जाता है, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं। और यह 2 से 4 वर्ष के आयु के बालकों में अधिकतर देखा जाता है। इसी तरह से क्वाशियरकोर, जो मैंने अभी पूर्व में बताया कि कैलोरी तो ठीक ठाक रहता है मगर प्रोटीन की कमी होती है, और ऐसी स्थिति में उसे क्वाशियरकोर हो जाता है, और उस क्वाशियरकोर जो होता है वह 1 से 4 वर्ष के बालकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोसिस ऑफ कॉर्निया, केरेटोमेलासिया, आंखों से संबंधित रोग उसे हो जाते हैं। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अंधता भी, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। वहीं विटामिन बी1 की कमी से बेरी छोटे बालकों में बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 की कमी के कारण ये राइबोफ्लेविनेसिस, क्योंकि विटामिन बी2 का एक नाम राइबोफ्लेविन भी है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो बालक के जो होठे के दोनों किनारे हैं, ये किनारा, यहाँ पर घाव हो जाता है, होठ फट जाते हैं
और होठ का जो स्वाभाविक रंग है जैसे गुलाबी होना चाहिए वो बैंगनी या दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। होठों के जब किनारे फट जाएंगे, मुंह खोलने में परेशानी होती है, भोजन निकलने में परेशानी होती है, तो ये कारण है आपका विटामिन B2 की कमी कारण। इसी प्रकार से अगर आहार में विटामिन C की कमी होती है तो आप देखोगे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और नियासिन की कमी से पेलाग्रा, आप मेरे पूर्व के वीडियो में देखा होगा, पेलाग्रा जिसको हम 3D डिजीज कहते हैं। फर्स्ट इज डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड थर्ड इज डिमेंशिया। डायरिया जिसको हम दस्त कहेंगे, डर्मेटाइटिस त्वचा का रोग, और डिमेंशिया मतलब नाड़ी विकार संबंधी रोग। कई बार पागलपन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और अगर समय रहते डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया पर काबू नहीं पाए जाए तो चौथा डेथ जो होता है वह होता है डेथ। तो ये किसके कमी के कारण होता है? ये नियासिन की कमी के कारण होता है। इसी प्रकार से विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन D कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है। अगर आहार में विटामिन D नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा और इसके कारण बालक को रिकेट्स रोग हो जाएगा। वहीं गर्भवती और धात्री माता को ऑस्टोमेलेसिया और वृद्धजनों को ऑस्टोपोरोसिस, जिसको आप कहते हैं हड्डियों में पोरस हो जाना, हड्डियां कमजोर होना, जरा सी गिरने पर टूट जाना, ये विटामिन D की कमी के कारण होता है। अब आप समझ गए कि अंडर न्यूट्रिशन भी हमारे लिए नुकसानदायक है और ओवर न्यूट्रिशन भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अब अंडर न्यूट्रिशन को भी अगर आप देखते हैं तो इसको दो भागों में बांट सकते हो। पहला क्या है कि अगर वास्तव में आपके आहार में कैल्शियम की कमी है, कोई भी पोषक तत्व की कमी है, चाहे विटामिन C हो, A हो, D हो, प्रोटीन हो या कैलोरी हो, उसकी अगर कमी होती है तो कुपोषण, उस पोषण की कमी के कारण पोषण न्यूनता जनित बीमारी हो जाता है। अब कई बार आप ऐसा भी देखते हैं कि आहार प्रॉपर दिया जा रहा है बालकों को, अच्छा भोजन आप दे रहे हैं, दूध भी खूब दे रहे हैं, दूध से बने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फ्रूट्स भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, इसके बावजूद भी बच्चा कुपोषित है। क्यों बालक कुपोषित है? जरा इस पर विचार कीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन समझते हो? मतलब ठीक प्रकार से उसका डाइजेशन नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ और स्टोरेज नहीं हुआ। मतलब आंतरिक अंग जो हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तब भी उसका असर स्वास्थ्य पर अनुकूल नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारी शरीर के भीतरी अंग जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हैं, कोई गड़बड़ी है। समझ में आ गया आपको कि हमारी ओवर न्यूट्रिशन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, और अंडर न्यूट्रिशन में भी क्या कारण हो सकते हैं जो हमारे, जिसके कारण हमारा बालक कुपोषित हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि कुपोषण के क्या कारण हैं, मुख्य कारणों पर हम विचार करें। अगर हम कारणों पर विचार करते हैं तो निश्चित तौर पर आप काफी हद तक कुपोषण से अपने बालक को बचा सकते हैं और उनको स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे दोस्तों, कुपोषण का एक बड़ा कारण जो है वो है गरीबी, पॉवर्टी इज कर्स। आप जानते हो गरीबी अभिशाप है। गरीब व्यक्ति जब अपने दो वक्त के दाल रोटी नहीं खा सकता है तो वैसी स्थिति में हम कैसे कल्पना करें कि वह अपने बालक को दूध भी देगा, दूध से बने प्रोडक्ट्स देगा, या मांस, मछली, अंडा देगा, या फ्रूट खिलाएगा। तो गरीबी के कारण भी कुपोषण हो जाता है। दूसरा जो एक फैक्टर है वह है अज्ञानता। आप गरीब नहीं हैं, आपके पास पैसे हैं, आप भोजन खरीदना जानते हैं, भोजन खाना भी जानते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि विटामिन A किस में मिलेगा, विटामिन C के क्या स्रोत हैं, विटामिन D कहाँ से हमें उपलब्ध हो पाएगा, कैलोरी किस में मिलता है, प्रोटीन किस में मिलता है। अगर अज्ञानता है तो इस कारण भी कुपोषण हो जाता है, क्योंकि जब गृहिणी खाना पकाती है तो उसे ज्ञान होना चाहिए कि किन से भोजन तत्वों में प्रोटीन मिलेगा,
कौन से जो भोज्य तत्व है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1, B2 या विटामिन सी मिलेगा। और तीसरा बड़ी महत्वपूर्ण बात अज्ञानता के कारण ही होता है कि खाना पकाने की अगर गलत विधि है तो भी आप जितना न्यूट्रिशन चाहते हैं उतना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि विटामिन सी अगर आप कुकिंग करते समय विटामिन जो टमाटर डालते हो या भी विटामिन सी से युक्त भोज्य पदार्थ है, अगर उसको ओवर कुक किया जाए तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्षय हो जाता है। जितनी विटामिन सी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। इसी तरह से अगर सब्जियों को काट करके आप धोते हैं तो क्या होता है, जल घुलनशील जो विटामिन है जैसे B1 है, B2 है, नियासिन है, फॉलिक एसिड है, तो ये सारे जो विटामिन हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। इसी तरह से अगर चावल रगड़ रगड़ करके धोते हैं बहुत ज़्यादा तो विटामिन B1 और B2 जो चावल के ऊपरी सतह पर होता है, इसी तरह से दाल को बहुत रगड़ के धोते हैं, धुली हुई दाल पकाते हैं उसमें भी खूब रगड़ के धोते हैं, तो जो पोषक तत्व है जल घुलनशील विटामिन वह बाहर बह जाता है। तो ये सब सारे कारण जो है अज्ञानता के कारण होते हैं। तीसरा है भोजन की अपर्याप्त पूर्ति। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपके पास पैसा है, आपको ज्ञान भी है, आप शिक्षित भी हैं, लेकिन अगर भोजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा था जब लॉकडाउन हो गया तो सब्जियां, दूध, पनीर आपके घरों तक पहुंचाए जाने की तो व्यवस्था थी, लेकिन आपके घर तक आते आते कई सारी चीज़ें खत्म हो जाती थी। तो जब अपर्याप्त भोजन की सप्लाई होगा जो आपके स्तर पर नहीं है तो भी उसके कारण कुपोषण हो जाता है। फिर एक बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। अगर आप परिवार में देखोगे कि 8-10 लोग हैं, 8-10 बच्चे हैं, तो जनसंख्या सबको बराबर बराबर भोजन देना पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सामान्य है या उससे कम है, तो बालकों को पर्याप्त मात्रा में हम भोजन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बालक हमारा कुपोषित हो जाता है। अब एक बड़ा फैक्टर आप ये भी देखते हो कि जो आजकल भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो उसमें अधिकांश खाद्य पदार्थ हमारा मिलावटी है, जैसे दूध में पानी मिला होना, घी में चर्बी या वनस्पति तेल या शकरकंदी या आलू ऐसे होना आम बात है। तो जो पौष्टिकता उन खाद्य पदार्थ को खाने से मिलनी चाहिए वो चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इसके कारण भी कुपोषण हो जाता है। उल्टे ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब आप समझ गए कि हमारे कुपोषण के क्या कारण हैं और उसके क्या स्थितियां हैं। अब मैं आगामी वीडियो में बताऊंगी कि कुपोषण के क्या लक्षण हैं और उन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।